आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एडवोकेट रीना वर्मा जी। इनसे बातचीत करेंगे कि आर्म्स एक्ट क्या है और इसमें किस तरह के प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं कानून के द्वारा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं रीना वर्मा जी हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार विश्वनाथ जी और मेरी सभी श्रोताओं जो भी कानूनी जानकारी के लिए बड़ी तत्परता से सुन रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले आज हम इस कार्यक्रम में शामिल हैं कि आर्म्स एक्ट क्या है, इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से आर्म्स एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उनको बताएंगे आज के इस कार्यक्रम में कि आर्म्स एक्ट क्या है और इसमें क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले रीना वर्मा जी हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आर्म्स एक्ट कब बना और इसके क्या क्या प्रावधान निर्धारित किए गए हैं कानून के द्वारा। आर्म्स एक्ट 1959 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था, लागू किया गया था, जिसमें अवैध हथियारों की बिक्री के मामले और बाकी जो लोग हथियार रखते थे, बेचते थे या ट्रांसफर करते थे वो सब पर रोक लगाने के लिए ये आर्म्स एक्ट बनाया गया था कि किस तरह से ये कानूनन जुर्म होता है कि कोई अवैध तरीके से किसी को भी हथियार सप्लाई ना कर सके। और सबसे पहले तो श्रोता ये जानते हैं कि हथियार माने क्या, गोला बारूद जो होता है, बंदूक, पिस्टल, देसी कट्टा, राइफल, AK-47 जो भी लोग आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं, ये सब वस्तुएं जो है हथियार की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि ये हथियार की श्रेणी में आते हैं और किसी के भी जान को खतरा पहुंचा सकते हैं। अगर कोई आम व्यक्ति अगर इसका उपयोग करता है तो वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और हथियार से अपराध बढ़ता है। इस वजह से भारत सरकार ने सोचा कि इसको रोकथाम करने के लिए कानून बनाया जाए और एक लिमिटेशन मान दिया जाए कि किसके पास हथियार होना चाहिए और किसके पास हथियार ना हो। इस वजह से ये एक्ट बनाया गया ताकि अपराध को रोकथाम किया जा सके, लोग गलत तरीके से हथियार यूज ना करें, ना अपने पास रखे, क्योंकि हम सभी मानव हैं और मानव मस्तिष्क से कब क्या रूप धर ले कहना मुश्किल होता है। इस वजह से ये सब धाराएं बनाई गई हैं। तो बहुत अच्छी बात बताया कि आर्म्स एक्ट के में प्रावधान ये है कि हर एक को हथियार रखने का नहीं है इसमें प्रावधान। अगर आप रखते हैं तो अपराध आप कर रहे होते हैं और कई सारे अपराध लोगों के हाथ से हो जाते हैं अगर आपके हाथ में इस तरह के आर्म्स मौजूद हो, क्योंकि हर का ह्यूमन साइकोलॉजी सही नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में कुछ अपराध हो जाया करते हैं जाने अनजाने में। जी। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये कानून लाया गया। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। सबसे पहले तो इसमें प्रावधान ये निर्धारित किया गया है कि कोई भी आम व्यक्ति जिनको अधिकार नहीं है बिना निबंधन के हथियार रखने का, बेचने का, खरीदने का, बनाने का और परखने का, तो ये प्रावधान बनाया गया है कि जो व्यक्ति हथियार बिना लाइसेंस के यूज करते हैं वो कानूनन अपराध है और पकड़े जाने पर 7 साल से लेकर 14 साल की सजा भी होती है। और जगह जगह पर घटनाक्रम को देखते हुए धाराएं लगाई जाती हैं। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति होटल में 5 लोग बैठे हैं और उन पांचों लोगों के बीच में किसी के पास हथियार पाया जाता है तो उसको डकैती का नाम दिया जाता है, क्योंकि पुलिस द्वारा ये सोचा जाता है और सही भी पाया जाता है बहुत बार कि अपराध अगर 5 व्यक्ति के पास हथियार पाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डकैती का षड्यंत्र रच रहे होते हैं। तो 5 व्यक्ति अगर एक साथ बैठे हैं और हथियार उनके पास से निकलता है तो 399 का धारा लगाया जाता है, जो कि इसमें 14 साल तक की सजा होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अकेला जा रहा है और उसके पास बिना लाइसेंस का हथियार पाया जाता है तो उसको 3 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा दी जाती है अगर वो लाइसेंस नहीं दिखाता है तब। तो जगह जगह पर जहाँ जो घटनाएं घटती हैं, अगर किसी के हाथों मर्डर हो गया है, भले वो गोली से मारे ना मारे, लेकिन उसके पास अगर पिस्तौल पाया जाता है तो उसकी मंशा देखी जाती है कि वो मर्डर कर सकता था या मर्डर करने का प्रयास कर सकता था। तो जहाँ जैसी घटना घटती है उस हिसाब से आर्म्स एक्ट को लगाया जाता है और कारित किया जाता है। तो ये तो ठीक है कैसे सजा के क्या प्रावधान है इसमें। अब हमसे ये जानना चाहेंगे क्या कोई आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंसी हथियार रख सकता है और अगर रख सकता है तो उन्हें किन किन लोगों को ये सुविधा प्राप्त होती है कि उन्हें हथियार का लाइसेंस दिया जा सके। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं या बहुत ही गण्यमान्य व्यक्ति होते हैं, योगदान होता है, राजनेता होते हैं जो मानवता के लिए जीते हैं, और जैसे खिलाड़ी हो गए या अभिनेता हो गए, वैसे लोग जो हमारे देश को लाभ पहुंचाते हैं
उनको हथियार रखने का आदेश लाइसेंस के साथ दिया जाता है, क्योंकि उनके जीवन को कभी भी कुछ भी हो सकता है। या कोई बड़े व्यापारी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं भारत देश में और उनका लाखों करोड़ों का बिजनेस है, तो उन्हें लाइसेंस दिया जाता है। कोई महिला है जो समाज सेवी है और हमारे समाज को लाभ पहुंचाती है, वैसे अच्छे कार्य करती है जिससे देश सम्मानित होता है बाहर के देशों में भी, तो वैसे लोग हथियार रखने के लायक होते हैं, जिनको वो साबित करना होता है कि हाँ हमको हथियार चाहिए तो क्यों चाहिए, साबित करने के बाद ही उन्हें लाइसेंस दिया जाता है। अगर किसी को लाइसेंस लेना हो, अगर ऐसा कोई गण्यमान्य व्यक्ति हो जिन्हें अपनी जान का खतरा हो या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए रखना चाहते हैं, वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से वो सुविधा मिल सकती है? ये भी बहुत जानकारी वाला सवाल आपने किया है। इसके लिए उन्हें सबसे पहले तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ये सभी प्रमाण पत्र के साथ एक शस्त्र आयुध अधिनियम के अंतर्गत में एक फॉर्म आता है जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समरानालय में प्राप्त होता है। वहाँ भर के सारी जानकारी देने के बाद अगर अफसर को लगता है कि हाँ इनको देना चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स को जांच पड़ताल करने के बाद, वो आसपास के माहौल को जांच पड़ताल करने के बाद, उनका पिछला 10 साल का रिकॉर्ड चेक करने के बाद, अगर उनको लगता है कि हाँ इन व्यक्ति को जरूरत है, इनके जान को खतरा हो सकता है, ये बहुत पैसे वाले हैं, ये इज्जतदार व्यक्ति है, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, तो उनको लाइसेंस जारी किया जाता है पुलिस अधीक्षक कार्यालय से। यानी कि बहुत जांच पड़ताल करते हैं, बहुत स्क्रूटनी करने के बाद ही, इनको जांच पड़ताल करने के बाद ही बहुत कम ही लोगों को लाइसेंस मिल पाता है। मुझे लगता है कि नहीं, इनके वाकई इनके जान का खतरा है। हाँ, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी चेक किया जाता है कि इनकी दिमागी हालत क्या है, इनको कोई बीमारी तो नहीं है, इनका मन मस्तिष्क स्वस्थ है या नहीं। उसके बाद ही ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, पूरा मेडिकल चेकअप करके अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद ही उन्हें हथियार का लाइसेंस, पिस्टल का लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा, हम आमतौर पे ये देखते हैं कि जब चुनाव का वक्त होता है, जब जो लाइसेंस हथियार लिए होते हैं तो वो आमतौर पे वो जमा करते हैं चुनाव के वक्त, तो ऐसा क्यों होता है? किस कारण से सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि किसी व्यक्ति के पास हथियार है तो आम जनता मतदान करती है, तो वो डरती है कि इस व्यक्ति के पास लाइसेंसी पिस्टल है, वो चुनाव प्रभाव का गलत इस्तेमाल ना करे और वो पिस्टल दिखा के जोर जबरदस्ती से वोट ना प्राप्त करे। इस वजह से उनके हथियार को जमा ले लिया जाता है कुछ दिनों तक, जब तक आचार संहिता लागू होता है। सोचने वाली बात है कि हर व्यक्ति को, आपको, हमको या कोई भी कैसा भी इंसान हो, बंदूक के आगे सभी को डर लगता है। बिल्कुल। तो इस वजह से वो हथियार जमा ले लिया जाता है। अच्छा, अन्य हम ये जानना चाहेंगे कि कभी कभी हम देखते हैं कि चाइना का बना हुआ पिस्टल या फिर पाकिस्तान का बना हुआ पिस्टल हमारे आतंकवादियों के हाथ में ये आ जाता है, तो ऐसे में उनको किस तरह के दंड के प्रावधान किए जा सकते हैं? सबसे पहले ना, एक अगर आप आंकड़ा देखते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत कम केसेस बनते हैं आर्म्स एक्ट पर। हाँ। बहुत ही कम, मतलब 13.36% हर साल में केसेस बनते हैं। दूसरा कि अगर इसमें धाराएं लगाई जाए, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता है जबकि इसको सेशन कोर्ट में चलना चाहिए, तो आम आदमी ये सोचता है कि भाई आर्म्स एक्ट में तो 5-7 साल का सजा है, बेल तो मिल ही जाता है, तो इसीलिए हथियार स्मगलिंग हो रहा है। या तो यहाँ हमारी ड्यूटी ना, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास चाइना का बिना लाइसेंसी, तो वो उस हिसाब से धारा लगाए। अगर वो स्मगलिंग की धारा लगाते हैं तो वो व्यक्ति को कभी बेल नहीं मिलेगा, सेशन ट्रायल में उसका केस चलेगा, और अगर जल्दी बेल मिल जाता है तो लोग तो अपराध करेंगे ही ना। तो इस वजह से हमारे आदरणीय पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि किसी व्यक्ति के पास अगर हथियार, अगर आर्म्स पाए जाते हैं तो धाराएं उस तरह से लगाएं ताकि ये व्यक्ति दोबारा अपराध करने के लायक न बचे, क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम है समाज को सुधारना। अगर वो कड़ी रहेंगी तो लोगों का हिम्मत नहीं है कि वो अवैध तरीके से हथियार लेके इधर से उधर, उधर से इधर करें। हर जगह पे आज की तारीख में तो सब जगह पे चेक हो रहा है, जैसे कि हजारीबाग पुलिस अधीक्षक महोदय तो बहुत इस मामले में बहुत ही टाइट हैं। तो अगर पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा कड़क और बहुत ज़्यादा एकदम मुस्तैदी से चेक करे और पता करे और उस हिसाब से धाराएं लगाएं, तो लोग इस अपराध को करने से बचेंगे, डरेंगे। और एक बार किसी को अगर सजा मिलती है लंबे समय के लिए, तो लोग, दूसरा व्यक्ति उससे प्रेरणा लेकर अपराध नहीं करेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा प्रशासन में सख्त होने
की आवश्यकता है, सख्त होने की आवश्यकता है और सख्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग आंकड़े देखते हैं कि बहुत कम ही सजा होती है, फिर लंबा प्रोसेस चलता है। इस वजह से जो अपराधी है वो स्वच्छंद हो जाते हैं और बार बार इस अपराध को दोहराते हैं। सजा होने का जो दर है बहुत कम है, बहुत कम होता है इस वजह से, और केस होने का भी दर बहुत कम है। इस वजह से लोग धड़ल्ले से ये अपराध को कर पाते हैं और फिर रिहा भी हो जाते हैं बहुत बार। तो हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आर्म्स एक्ट के बारे में उतना ज़्यादा गंभीर नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकार नहीं होते, तो उनको किस प्रकार से बिना लाइसेंस के हथियार से दूर रहने की आवश्यकता है, इसके बारे में हमें बताएं। सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति आपके क्षेत्र में ऐसा नजर आता है जो थोड़ा दबदबा वाला है, तो उससे तो दूर रहने में भलाई है, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसे लोग खुद ही सांकेतिक रूप में दिख जाते हैं कि इनके पास अवैध होगा। और वो व्यक्ति, अगर किसी को पता चलता है, स्थानीय व्यक्ति को पता चलता है कि ये व्यक्ति थोड़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला, आपराधिक मनोविज्ञान का व्यक्ति है, तो चुपचाप से एक जागरूक नागरिक होने के नाते उसका खबर स्थानीय पुलिस ऑफिसर को जरूर दे, भले गुप्त नाम से दे। क्योंकि अगर हमारे जो श्रोता हैं वो जागरूक रहेंगे तो वो खुद ही अपराध होने से बचा सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति पिस्तौल रख के घूम रहा है और आपको जानकारी है और फिर भी आप पुलिस ऑफिसर को नहीं बता रहे हैं, तो आप खुद में अपने आप में अपराध कर रहे हैं, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। आप किसी जगह पे रह रहे हैं तो हमको उस जगह के प्रति ईमानदार होना चाहिए और हमें आगाह करना चाहिए, हमारे पुलिस ऑफिसर को या हमारे न्यायालय में आगाह करना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा है और इसको रोकथाम करना चाहिए। अगर वो आगाह करेंगे गुप्त तरीके से तो वो व्यक्ति को पुलिस पकड़ के सजा देगी, लेकिन अक्सर डर जाते हैं। कहीं ना कहीं समाज रहने के नाते हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उन्हें कहीं से भी पता चलता है कि कोई भी जमीन का मामला में गोली चल गया, आप भी सुनते हैं कि अरे वहाँ गोली चल गया, लेकिन क्या होता है, जमीन का मामला वहीं रुक जाता है, मामला अच्छे से खोजबीन नहीं हो पाता है, वो व्यक्ति को सजा मिल जाता है। तो जगह जगह पे आप सुनेंगे कि वहाँ कहीं बारात में गोली चल गया, कहीं जमीन जायदाद के मामले। तो कहाँ तक कोई हमारे जो हम खुद ही कहाँ तक कोऑपरेट करते हैं पुलिस को, कोई गवाही देना नहीं चाहता डर से, और गवाही के अभाव में लोग रिहा हो जा रहे हैं। जिम्मेदारी से भागने के कारण किसी की हत्या हो जाती है, किसी की हत्या हो जा रही है, खून खराबा हो जा रहा है। अगर वो लोग चाह लेंगे, खुद को मजबूत बना लेंगे, अपने जिम्मेवारी को समझेंगे, तो वो अपराध होने से बचा सकते हैं और उस तथाकथित व्यक्ति को सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन वो डर कर चुप रहते हैं, इस वजह से अपराध बढ़ता चला जाता है। और आए दिन हम लोग सुनते हैं कि आज वहाँ किसी को गोली मार दी गई, दिन दहाड़े। अधिकतर सुनते हैं हम लोग, महीने में एक बार जरूर ये सुन लेते हैं कि वहाँ गोली मार दी गई, वहाँ हत्या हो गई। तो क्या हो रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपराध को देखते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, चुपचाप मौन रूप से हम लोग चुपचाप देख रहे हैं अपराध होते हुए, और हम अपने डर से घर में दुबक जा रहे हैं, और जिससे अपराध बढ़ता जा रहा है और लोग अपराधी मानसिकता के लोग अपराध करते चले जा रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भुक्तभोगी बन रहे हैं हम लोग सब कोई। हमारे समाज के लोग ही भुक्तभोगी बन रहे हैं। कि किसी के पास भी गैर कानूनी हथियार है वो किसी से भी रंगदारी मांग सकता है, किसी पर गैर कानूनी हथियार है तो वो किसी का कोई चीज हड़प सकता है। मात्र एक लोहे की चीज है जिससे डराकर किसी के जान लिया जा सकता है। लोग उससे डर रहे हैं, हिंसा बढ़ावा हो रहा है। तो मेरा श्रोताओं से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अपने अधिकार को जाने, जागरूक बने और ऐसे व्यक्तियों के बारे में तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दे, ताकि उस व्यक्ति पर रोकथाम लगाया जा सके। क्योंकि क्योंकि मेरा मानना है कि वो अपने वो मानसिक रूप से वो अस्वस्थ है, तभी वो अपराधी बने हैं। जिस तरह से हम एक पागल को पागल खाना में भर्ती कराते हैं ताकि हिंसा ना फैले, उस तरह से एक अपराधी व्यक्ति को भी हम लोगों को सुधरने के लिए जेल में डालने की आवश्यकता है, ताकि अपराध ना फैले। तो हमें अपने जिम्मेवारी को समझना होगा, तो बहुत हद तक अपराध रुकेगा और ये गैर कानूनी काम भी रुकेगा। तो बहुत अच्छी जानकारी को हमारे श्रोताओं को बीच आपने अवगत कराया रीना वर्मा जी, और उम्मीद करते हैं जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं काफ़ी लाभान्वित होंगे और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी काफ़ी परिचित होंगे और अपने समाज से हिंसा को बढ़ावा देने वाले ऐसे तत्वों को भी रोकथाम करने के लिए अपनी कोशिश करेंगे, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए रीना वर्मा जी। जी धन्यवाद। आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एडवोकेट रीना वर्मा जी। इनसे बातचीत करेंगे कि आर्म्स एक्ट क्या है और इसमें किस तरह के प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं कानून के द्वारा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं रीना वर्मा जी हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार विश्वनाथ जी, और मेरी सभी श्रोताओं जो भी कानूनी जानकारी के लिए बड़ी तत्परता से सुन रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले आज हम इस कार्यक्रम में शामिल हैं कि आर्म्स एक्ट क्या है, इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारी बहुत